हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें सारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट फ्रिक्शन। सो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन क्या है? Friction is the phenomenon of opposition of relative motion between the two surfaces in contact. Okay, the phenomenon of opposition of relative motion between the two surfaces in contact is known as friction. Friction यानी क्या है? Opposition है। Opposition किसके बीच में? दो surfaces के जो contact में है और जिनके बीच में relative motion होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये जब दोनों सरफेस है इसके बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? एक सरफेस आगे बढ़ेगी, दूसरी नीचे फिक्स रहेगी, या फिर नीचे वाली सरफेस आगे बढ़ेगी, ऊपर वाली फिक्स रहेगी, या फिर दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये आगे जाएगी और ये पीछे जाएगी, ऐसा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। और जहां रिलेटिव मोशन आया सरफेसेस के बीच में, वहां आया फ्रिक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। अब जो फोर्स रहेगा, क्योंकि अपोजिशन आ रहा है तो अपोजिशन किसी ना किसी के थ्रू आना चाहिए, तो वो जो फोर्स है हम लोग उसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट, दिस फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन। अब देखो यहां पे ध्यान देना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटेंडेड मोशन। ओके, इंटेंडेड मोशन का मतलब समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये एक ब्लॉक है, ओके, इसको तुम इधर खींच रहे हो, तो इसका इंटेंडेड मोशन किधर है? राइट साइड में है, राइट साइड में, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा नीचे, पीछे। क्लियर विद दिस? एक और समझाता हूं, देखो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है ना, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो इस पे इसका इंटेंडेड मोशन किधर है? नीचे, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऊपर। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सपोज ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, लेट अस से v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, v वेलोसिटी से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो इसका इंटेंडेड मोशन किधर है? ऊपर की तरफ है, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे। यानी एक बात ध्यान में रख लो कि मोशन के अपोजिट या इंटेंडेड मोशन के अपोजिट हमेशा फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन हमेशा इंटेंडेड मोशन के अपोजिट लगता है। क्लियर विद दिस? सो ये कंसेप्ट था हमारा फ्रिक्शन का। ओके, बेसिक्स, दीज वेर द बेसिक्स। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ओके, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लेट अस से ये लग रहा है इधर, कैपिटल एफ, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन एन, ऐसा। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट रहेगा वो रहेगा लेट अस से आर। नाउ दिस आर वुड बी नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, यहां पे ये रहेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगी, विच वुड बी आर। बदले में या ऑब्जेक्ट सरफेस पे भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, वो इधर लगाएगा, आर। ओके, तो हम लोगों को ये आर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। दिस आर वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वेर एफ इज अप्लाइड फोर्स, लेट अस से यहां पे, एंड एन इज नॉर्मल रिएक्शन। ओके, क्लियर विद दिस? तो ये है कॉन्टैक्ट फोर्स का। तुमको कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर ये डायग्राम और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर विद दिस? सो द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एफ स्क्वायर प्लस कैपिटल एन स्क्वायर। हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स तभी पिक्चर में आएंगे जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में रहेंगे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तभी आता है जब ये सरफेस का इसके साथ में कॉन्टैक्ट होता है, और एफ हम लोगों ने लगाया। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट, What are the types of friction? There are two types of friction. सबसे पहला टाइप है static friction, and the second one is kinetic or dynamic friction. Kinetic या dynamic friction.
ओके हाँ, अभी ये फ्रिक्शन का अगर हम लोग ये देखें कि इसका रीजन क्या है, फ्रिक्शन का रीजन क्या होता है, तो उसके लिए तुमको मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा। बहुत से बुक्स में दिया है, बहुत से बुक्स में नहीं भी दिया है, नहीं भी पता रहा तो इट्स ओके, लेकिन मैं बता देता हूं। देखो ये सपोज सरफेस है और ये ब्लॉक है। ओके तुम इतने पार्ट को अगर जूम करोगे ना तो तुमको ये सरफेस इस तरीके से दिखेगी। ये ब्लॉक की सरफेस रहेगी इस तरीके से, इररेगुलर ऐसे ये रहेंगे। ये ब्लॉक की सरफेस हो गई, ब्लॉक, और इसके नीचे ये जो सरफेस है अपना सरफेस वो रहेगी इस तरीके से। इनके बीच में इंटरलॉकिंग रहेगी, ऐसी इंटरलॉकिंग, देख रहे हो इंटरलॉकिंग ऐसा, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एकदम ऑटोमिक लेवल पे जब जाओगे, इसको इतना जूम करोगे, बहुत जूम ऑटोमिक लेवल पे जूम करोगे ना तो तुमको ये दिखेगा। ये इंटरलॉकिंग ही फ्रिक्शन को डेवलप कर रही है। फ्रिक्शन का जन्म ही ये इंटरलॉकिंग के वजह से हुआ है, ऐसा ध्यान में रखना है तुमको। क्लियर विद दिस? हाँ ओके तो अब हम लोग पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट है ना, स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट। ओके अब देखो यहां पे, अब ये ऑब्जेक्ट है, लेटस यहां रखा हुआ सरफेस के ऊपर, तुमने क्या किया है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। ओके ये मूव नहीं किया, ये मूव नहीं किया, लेटस से फॉर एग्जांपल ये मूव नहीं किया, है ना, ये मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप हो रहे, फ्रिक्शनल फोर्स, लेटस से मैं उसको नाम दूंगा Fs, वो Fs F के बराबर है। Fs इज इक्वल टू F, वो Fs F के बराबर है। यानी तुमने जो फोर्स लगाया वो कोई एक फोर्स से बैलेंस हो गया, वो कोई एक फोर्स जो है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तुमने जो फोर्स लगाया उसको किसी ने बैलेंस किया, बैलेंस किया मतलब इक्वलाइज किया, इसलिए तुम वो ब्लॉक को हटा नहीं पाए। ओके समझ में है? यानी अगर इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से लिया, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल से हम लोगों ने लिया इसको, तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर 1 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ। ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ कब? जब तुमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसने इस 1 न्यूटन ने इस 1 न्यूटन को बैलेंस किया। ये जो था ये अप्लाइड फोर्स था। क्या था ये? अप्लाइड फोर्स। और ये जो था ये डेवलप्ड बोलूंगा मैं इसको, डेवलप्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था। क्या था? डेवलप्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था। समझ में? अब क्या किया तुमने 2 न्यूटन अप्लाई किया यहां पे लेटस से, फिर भी ये ब्लॉक मूव नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो तुमने 2 न्यूटन अप्लाई किया उसको भी किसी ने तो बैलेंस किया। वो कौन है? किसी यानी कौन है वो? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब ये है 2 न्यूटन। समझ में? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना डेवलप हुआ? 2 न्यूटन। ठीक है, समझ आया सबको यहां तक? तो ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है इसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कह रहे हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक कंसेप्ट आया होगा, सर इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका वैल्यू जो है फिक्स नहीं है। पिछले बार जब मैंने 1 न्यूटन लगाया था तो डेवलप 1 न्यूटन हुआ था, बैलेंस हो गया था, वो ब्लॉक मूव नहीं किया, मतलब स्टैटिक था, है ना। फिर मैंने 2 न्यूटन लगाया तो 2 न्यूटन डेवलप हुआ, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं है क्योंकि वो अभी 2 न्यूटन है। तुम 3 लगाओगे ये 3 डेवलप होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे पहली बात इसमें याद रखने लायक, ये तभी डेवलप होता है जब तुम फोर्स अप्लाई करते हो। याद रखना, whenever force is applied, okay, whenever force is applied तब ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होते हैं। ओके दूसरा, इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट फिक्स्ड। हाँ तो ये जीरो से लेके सर्टन मैक्सिमम वैल्यू तक चेंज होती है। सर्टन मैक्सिमम वैल्यू, 0 टू सर्टन मैक्सिमम वैल्यू तक इस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू डेवलप हो सकती है ना। तुमने 4 लगाया है यहां पे 4 न्यूटन डेवलप हुआ। ओके क्लियर। लेकिन जैसे ही तुमने 5 लगाए हैं यहां पे, अब ये ब्लॉक मूव करने लगा, ये ब्लॉक मूव करने लगा।
मतलब ये 4 न्यूटन जो डेवलप हुआ था ये इस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू था। क्या था? मैक्सिमम वैल्यू। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या फिर लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं, है ना। देखो ध्यान देना, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ये 0 से लेके मैक्सिमम तक जाती है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, क्लियर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अगले बार तुमने सुना तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। आसान कंसेप्ट है एकदम। हाँ, ओके। नाउ इसके अंदर और कुछ बातें हमको अंडरस्टैंड, हमको कुछ समझना है, वो देखो पहला चीज। अब यहां पे अब ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती कितनी है? द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डिनोटेड बाय Fs, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नाउ दिस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, जब प्रोपोर्शनलिटी हटा तो इट वाज म्यू एस। सो म्यू एस ये एक कांस्टेंट है। आज से हमारे लिए म्यू एस एक नया कांस्टेंट डिफाइन हुआ है, एंड दिस म्यू एस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोला हम लोगों ने इसको? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और वो डिपेंड करती है कौन से सरफेसेस कांटेक्ट में है। द टाइप ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट वो बताएगा कि म्यू एस कितने। जैसे फॉर एग्जांपल, दो अगर प्लेन सरफेसेस कांटेक्ट में है, एकदम प्लेन, एकदम चिकने, एकदम स्मूथ, तो म्यू एस कम रहेगा। अगर सरफेस रफ है तो उसका म्यू एस ज्यादा रहेगा। ध्यान में रखना, स्मूथ सरफेस का म्यू एस कम होता है। यानी अगले बार एक काम करो ना, तुम दिमाग में रख लो क्या, कि जो ये होता है, क्या बोलते हैं, अपने रूम की जो फर्शी, हॉल की जो टाइल्स होती है आजकल, वेट्रीफाइड टाइल्स, उनका म्यू एस कम है, और जो अपने घर के बाहर जो रोड है उसका म्यू एस ज्यादा है। म्यू एस ज्यादा क्योंकि वो रफ है। ओके, तो म्यू एस अगर ज्यादा रहेगा तो एफ एस मैक्स भी ज्यादा रहेगा, मतलब लिमिटिंग वैल्यू। उसको लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग एफ एस मैक्स से डिनोट करते हैं, याद रखना। तो एफ एस मैक्स ज्यादा रहेगा क्योंकि म्यू एस ज्यादा है। ओके, क्लियर विद दिस? तो एफ एस मैक्स का ये वैल्यू याद रखना है सभी ने, है ना। क्लियर विद दिस? ध्यान में है सबको? हाँ, ओके। सो ये था कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं रिलेटेड टू स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहला, द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कैन हैव द वैल्यूज एफ एस मैक्स लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, यानी इसकी वैल्यूज इससे कम रह सकती है, 0 से लेके यहां तक। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी मैंने अभी बताया था, ये पॉइंट लिख के रख लो। ओके, इट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू म्यू एस इनटू एन। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो हो सकती है वो 0 से लेके म्यू एस इनटू एन के बीच में हो सकती है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ये बदलती है। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग, दैट इज इट कैन चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है ना, तो ये अपना मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ओके, हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो तुमको ध्यान में आएगा। अभी फिलहाल तुमने पॉइंट सारे लिख के रख लेना है, सभी पॉइंट्स इसके नीचे लेक्चर को पॉज करो और लिख लो। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स? अब देखो एक बात ध्यान में रखना, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और एज द नेम सजेस्ट काइनेटिक यानी क्या होता है? मोशन, है ना। तो देखो डेफिनेशन कितनी आसान है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कब आ रहा है पिक्चर में? जब बॉडी मोशन में है। यानी हम लोग एक बात ये समझ सकते क्या कि
बॉडी जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को पार कर लेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को पार कर लेगी, तो वो मोशन में आएगी। फिर उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा वो रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स रहेगा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। वापस से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बॉडी को क्या करना पड़ेगा? अपना स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम करना पड़ेगा। ये जो एफ तुम लगा रहे हो, इस पे एफ एस मैक्स जितना स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो सकता है। अब जब तुम एफ लगा रहे हो तो ये एफ तुमको क्या करना पड़ेगा? एफ एस मैक्स तक लाना पड़ेगा। एफ एस मैक्स है, यानी जब एफ लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स है तब तक बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। और जब एफ ग्रेटर देन एफ एस मैक्स है, यानी बॉडी ने क्या किया? फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया, अब वो उससे ऊपर उठ चुका है, तो उस पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। आया क्या ध्यान में सबको? हाँ, एफ एस मैक्स से कम जब तक अप्लाइड फोर्स, एफ यानी क्या है? अप्लाइड फोर्स। तो हम लोग ये बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय, फॉर्मूला है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू एस को क्या डिफाइन किया था पिछले बार? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के को म्यू के को क्या डिफाइन करेंगे हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. Now, the value of kinetic frictional force is always less than the value of static frictional force because once the motion starts, actually inertia of rest has been overcome and hence mu s is greater than mu k. इसका मतलब क्या है? पॉइंट का मतलब क्या है? हमेशा एफ के की वैल्यू एफ एस मैक्स से कम होती है, एफ एस मैक्स से। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार मोशन में लाने के लिए बहुत ताकत लगती है, तुमको इनर्शिया ऑफ रेस्ट ओवरकम करना पड़ता है। एक बार इनर्शिया ऑफ रेस्ट ओवरकम हो गया, फिर उसको मोशन में रखने के लिए बहुत ज्यादा ताकत नहीं लग रही है। समझ में? तुमको इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम करने के लिए ये वैल्यू लगती है, कौन सी? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की। इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और एफ के वैल्यू कम होती है। एफ के की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के इंटू एन। और एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन। एन एन कट गया तो सॉरी इधर एन को नहीं काटा, एन कट गया, तो म्यू के इज लेस देन या म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के, या फिर म्यू के इज लेस देन म्यू एस। समझ आया सबको? आसान कंसेप्ट है। तो ये था हमारा आज का थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। कुछ 10 न्यूमेरिकल्स हैं फ्रिक्शनल फोर्स के, बेसिक्स के, वो हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, समझ के लेंगे, और तो तब तुम्हारा ये जो कंसेप्ट है फ्रिक्शनल फोर्स का, फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सिंपली वेरी क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।